Hello everyone, welcome to IMA and welcome back to the fourth lecture of Ordinary Differential Equation. तो आज के इस लेक्चर में हम लोग इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम दैट इज IVP के बारे में बात करेंगे। लेकिन इससे पहले लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कुछ चीजें पढ़ी थी, जैसे कि सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में बात की थी। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में ये देखा था कि डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन क्या होता है, और हमने ये भी देखा था कि इसके कितने टाइप्स होते हैं, जहां पर हमने जनरल सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन और इसके साथ साथ सिंगुलर सॉल्यूशन की भी बात की थी। अब जिन लोगों ने ये वीडियो नहीं देखा, ये लेक्चर नहीं देखा, उनके लिए आई बटन पर इसकी प्लेलिस्ट दी गई है, आप लोग वहां से चेकआउट कर सकते हो। फिलहाल हम इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम को पढ़ने से पहले कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे जहां हम डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन कैसे निकालने हैं वो तो नहीं सीख रहे फिलहाल। हाँ, लेकिन ये जरूर देखेंगे कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन के जो सॉल्यूशंस होते हैं वो कैसे होते हैं, तो उनकी प्रॉपर्टीज, उनके सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले कुछ चीजें हैं जो आपको पता होना जरूरी है, तो उसके लिए कुछ डिस्कस करते हैं। यहाँ पर मान लीजिए कि x बिलोंग्स टू r, एक नंबर है, आपको एक नंबर दिया गया है x वेरिएबल, जो कि रियल नंबर है, ठीक है। तो अब इसके पास कितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं? जाहिर है ये नंबर या तो जीरो होगा, या तो ये नंबर जीरो से बड़ा होगा, या तो ये नंबर जीरो से छोटा होगा। अब कोई भी नंबर अगर जीरो है, उसका स्क्वायर करो तो आपको क्या मिलेगा? जीरो मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है। कोई भी नंबर ले लो जो जीरो से बड़ा हो, मान लो वन ले लो, वन भी जीरो से बड़ा है, इसका स्क्वायर करो, आपको क्या मिलेगा? वन, जो कि ऑलरेडी जीरो से बड़ा है। मतलब अगर कोई नंबर, कोई रियल नंबर जीरो से बड़ा है तो उसका स्क्वायर भी आपको जीरो से बड़ा मिल रहा है। इसका मतलब अगर कोई नंबर जीरो से बड़ा है तो उसका स्क्वायर आपको जीरो से बड़ा मिलेगा। अब इसके अलावा कोई नंबर अगर x जो कि जीरो से छोटा है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर -1 ले लो। अब -1 क्या है? जीरो से छोटा है, तो इसका जो स्क्वायर होगा वो क्या होगा? -1 का स्क्वायर। -1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 होता है। अब ये क्या है? ये जीरो से छोटा है? नहीं, ये क्या है? जीरो से बड़ा है। तो आपने क्या देखा कि अगर कोई नंबर, कोई रियल नंबर जीरो से छोटा है तो उसका स्क्वायर क्या हो जाता है? जीरो से बड़ा हो जाता है। तो कोई भी रियल नंबर जीरो से छोटा भले ही हो, उसका स्क्वायर हमेशा जीरो से बड़ा होगा। तो ऑल इन ऑल यहाँ पर जो हमने सीखा कि अगर कोई रियल नंबर है x बिलोंग्स टू r, तो इसका जो स्क्वायर होता है ना, वो हमेशा या तो जीरो से बड़ा होता है या जीरो के बराबर होता है, ठीक है। इसके अलावा वो जीरो से छोटा कभी नहीं होगा, ठीक है। ये तो बात हो गई अगर x हमारा रियल है। अब यहाँ पर रियल नंबर का केस तो हमने देख लिया। कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए बड़ा आसान है कि अगर x अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर होता तो इसका स्क्वायर क्या होता? आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, मतलब एक्स स्क्वायर की वैल्यू -1 आ जाती। तो अगर कोई नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका स्क्वायर नेगेटिव हो सकता है। तो यहां पर हम रियल नंबर की बात कर रहे हैं, तो जो रियल नंबर का स्क्वायर होता है वो हमेशा जीरो से बड़ा या उसके बराबर होता है। तो बस इसी थ्योरी को अप्लाई करना है हमें अपने आज के क्वेश्चंस करते वक्त। तो अब यहाँ पे जो पहला हमारा क्वेश्चन है वो है dy/dx का होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। मतलब ये जो वैल्यू है, ये जो टर्म है हमारा पहला टर्म, यहाँ पर स्क्वायर है, और आपको पता है किसी का भी स्क्वायर मतलब क्या हुआ, वो टर्म जो होगा वो या तो जीरो होगा या तो उससे बड़ा होगा। और अगर आप किसी इस तरह के नंबर में 1 ऐड करते हो तो वो नंबर हमेशा 1 या 1 से बड़ा होगा, ठीक है। मतलब वो नंबर कभी भी जीरो नहीं होगा। इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हो कि हम क्या ऐसा ऐड करें 1 में कि हमें 0 मिल जाए। यहाँ पर यही तो हो रहा है ना कि ऐसा क्या ऐड करें 1 में कि हमें 0 मिल जाए। तो 1 में हम -1 ऐड करेंगे, मतलब
इस पूरी वैल्यू को कुछ निगेटिव होना चाहिए, या स्पेसिफिकली बोलें तो -1 होना चाहिए। अब -1 तो ये कभी नहीं हो सकती, क्योंकि यहां पर क्या है, ये स्क्वायर है। ठीक है, तो अगर हम रियल नंबर की या फिर रियल सोल्यूशन की बात करते हैं, मतलब अगर हमको सोल्यूशन रियल चाहिए, तो फिर तो ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं होगा कि किसी रियल नंबर का स्क्वायर नेगेटिव आ जाए। इसका मतलब ये तो यहाँ पर कंट्राडिक्शन हो गया कि ऐसा कोई सोल्यूशन ही एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो हमें यहाँ पर ये कहना है कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सोल्यूशन होगा वो क्या होगा, रियल वैल्यूड तो नहीं होगा। ठीक है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सोल्यूशन होगा वो रियल वैल्यूड नहीं होगा। तो यहाँ पर जो पहला डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसके सोल्यूशन के बारे में हमें एक प्रॉपर्टी तो पता चल गई कि इसका जो सोल्यूशन होगा वो रियल वैल्यूड हो ही नहीं सकता, क्योंकि रियल वैल्यूड होने के लिए जो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए वो यहाँ पर हो ही नहीं रही है, कंट्राडिक्ट कर रही है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, यहां पर dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर है। अब देखो यहां पर इसका स्क्वायर है, मतलब ये वैल्यू अगर हम रियल सॉल्यूशंस की बात करें तो यहां पर इसकी भी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगी, और y भी स्क्वायर में है, इसका मतलब इस टर्म की वैल्यू भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगी। अब जरा सोचो कि कोई दो चीज ऐड होकर 0 कब होती है, या तो ये और ये दोनों टर्म्स आपस में बराबर हो जाएं और ऑपोजिट साइन के हो जाएं, मतलब इसकी वैल्यू कुछ a आ जाए और इसकी वैल्यू कुछ -a आ जाए, या फिर इसकी वैल्यू कुछ -a आ जाए और इसकी वैल्यू कुछ a आ जाए, और या तो फिर ये दोनों ही 0 हो जाएं। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है जहां से आप इस पूरे इक्वेशन की वैल्यू को RHS के साथ मैच करा पाओ और 0 करा पाओ। अब ये जो पॉसिबिलिटी है तीसरे नंबर वाली कि दोनों 0 हो जाएं, तो ये तो पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो ऐसा हो सकता है कि ये भी 0 हो जाए, ये भी 0 हो जाए, तो दोनों का एडिशन भी 0 हो जाएगा। लेकिन इसके अलावा ये जो दो कंडीशंस हैं, ये तो कभी भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तो ये तो कंट्राडिक्ट कर देंगी। तो ऑल इन ऑल इस डिफरेंशियल इक्वेशन के पास सिर्फ एक सोल्यूशन बचता है। अब वो क्या, वो ये कि ये दोनों ही टर्म 0 हो जाएं। ठीक है, ये दोनों ही टर्म 0 हो जाएंगे, तो फिर ही हमारे पास इस इक्वेशन के LHS RHS बराबर हो सकते हैं, अदरवाइज नहीं हो सकते। पॉसिबिलिटीज ही इनके पास इतनी ही है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन के पास जो सोल्यूशन हम बोलेंगे वो बोलेंगे ओनली ट्रिवियल सोल्यूशन। ओनली ट्रिवियल सोल्यूशन का मतलब हुआ कि सिर्फ 0 होगा तभी काम बनेगा, अदरवाइज हमारी ये डिफरेंशियल इक्वेशन सेटिस्फाई ही नहीं होगी किसी और तरीके से। तो सिर्फ जब दोनों 0 होंगे तभी काम बनेगा। तो y की वैल्यू हम 0 रखेंगे, ठीक है, तभी हमारा ये डिफरेंशियल इक्वेशन सेटिस्फाई करा पाएगा, अदरवाइज नहीं। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सोल्यूशन हुआ वो सिर्फ ट्रिवियल सोल्यूशन होगा। तो हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन की सोल्यूशन के लिए एक प्रॉपर्टी ये मिल गई कि इसका सोल्यूशन ट्रिवियल होगा, सिर्फ डिफरेंशियल इक्वेशन देखकर। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल पर, जो कि है dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर -4 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये क्या है, स्क्वायर में है, तो यहाँ पर फिर से हम वही लेंगे कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि ये स्क्वायर में है। तो अगर हम सोल्यूशन रियल लेके चल रहे हैं तो यहाँ पर जो इस पूरे पर्टिकुलर टर्म की जो वैल्यू होगी वो या तो 0 होगी या तो 0 से बड़ी होगी। इस पूरे टर्म की वैल्यू में हम -4 कर रहे हैं तब 0 आ रहा है, इसका मतलब इस तरह का कुछ आ रहा है। तो यहां पर ऐसा क्या हो जो 0 आ जाए, तो यहां पर 4 होगा। ठीक है, 4 होगा तभी तो यहां पर 0 आ पाएगा ना। इसको 4 होने के लिए मतलब इस dy बाई डी एक्स की स्क्वायर को 4 होना पड़ेगा। ठीक है, तो किसी का स्क्वायर 4 कब हो सकता है, जब वो वैल्यू या तो -2 हो जाए या तो 2 हो जाए। यही दो पॉसिबल कंडीशंस है ना, क्योंकि -2 का स्क्वायर करेंगे तो भी हमें 4 मिलेगा और 2 का स्क्वायर करेंगे तो भी हमें 4 मिलेगा। तो इसके अलावा
तो किसी का स्क्वायर करेंगे तो 4 तो मिलेगा नहीं। तो मेरे पास इस पहले टर्म के लिए 2 पॉसिबिलिटीज होती हैं, या तो ये -2 के बराबर हो जाएगा या तो ये +2 के बराबर हो जाएगा। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन के बारे में हमें यहाँ क्या पता चला कि इसके पास 2 रियल वैल्यूड सॉल्यूशंस मौजूद हैं। ठीक है, 2 रियल वैल्यूड सॉल्यूशंस इस डिफरेंशियल इक्वेशन के पास मौजूद हैं। एक तो होगा हमारा 2x, ठीक है, एक तो 2x होगा। अब ये कैसे आ रहा है 2x, यहाँ पर सिर्फ 2 क्यों नहीं लिखा, 2x क्यों लिखा, ये सारी चीजें हम आगे देखेंगे जब हम सोल्यूशन कैसे निकालते हैं, सोल्यूशन में क्या क्या चीजें होती हैं, वो सारी चीजें जब देखेंगे तब इसको वहां पर अच्छे से समझेंगे। फिलहाल आपको बस इतना जानना है कि इसके पास 2 सॉल्यूशंस होंगे, 2 रियल वैल्यूड सॉल्यूशंस होंगे। अभी हम सिर्फ प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं। तो एक तो होगा हमारा +2, एक होगा -2। यहाँ पर x ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। ठीक है, बाकी फर्दर डिटेल्स हम लोग अभी आगे जब सोल्यूशन निकालते कैसे हैं वो पढ़ेंगे तब देख लेंगे। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में हमें क्या पता चला कि इसके पास 2 रियल वैल्यूड सॉल्यूशंस होते हैं, एक +2x, एक -2x। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल की ओर बढ़ते हैं। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, आपको पता चल ही रहा होगा। हमें क्या करना है, हमें बताना है कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन कैसा होगा। यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ पर d/dx ऑफ y यही तो लिखा है ना, मतलब y का डिफरेंशिएशन करा जा रहा है x के रिस्पेक्ट में और आंसर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। y की ऐसी क्या वैल्यू रख दी जाए कि x के रिस्पेक्ट में उसका जब भी डिफरेंशिएशन करें तो 0 आ जाए। अब देखो, आप लोगों ने अगर डिफरेंशिएशन अच्छे से पढ़ा है तो आपको ये पता होना चाहिए कि हम किसी भी कांस्टेंट टर्म का जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमें हमेशा क्या मिलता है, 0 मिलता है। फिर हम किसी के भी रिस्पेक्ट में करें उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन हो रहा है, फिर वो x के रिस्पेक्ट में हो, t के रिस्पेक्ट में हो, किसी के भी रिस्पेक्ट में हो, तो आंसर हमेशा 0 आता है। इस थ्योरी से हमें क्या पता चला, ये पता चला कि y को अगर हम कोई कांस्टेंट मान लें, फॉर एग्जांपल c मान लेते हैं, तो हमेशा डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 0 आएगा। इसका मतलब इस डिफरेंशियल इक्वेशन के पास बहुत ढेर सारे सॉल्यूशंस हुए, मतलब y की वैल्यू हम कोई भी कांस्टेंट उठा के रख दें, यहाँ पर आंसर हमेशा 0 आएगा। मतलब LHS RHS आपस में बराबर हो जाएंगे और इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। तो यहां से हमें पता चला कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा वो कुछ इस तरह होगा। तो ऑल इन ऑल इस डिफरेंशियल इक्वेशन के पास कितने सॉल्यूशंस हुए, जितने हमारे पास सी के चॉइसेस हैं, और हमारे पास सी की कितनी चॉइसेस हैं, इनफाइनाइटली मेनी चॉइसेस हैं। तो इसीलिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन के पास इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे, इनफाइनाइट रियल सॉल्यूशंस होंगे। तो अभी हम लोगों ने यहाँ पर ये देखा कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन होते हैं, इनके जो सॉल्यूशंस होते हैं, इनके पास अलग अलग प्रॉपर्टीज हो सकती है। जैसे कि ये हो सकता है कि कोई भी रियल सॉल्यूशंस इनके पास ना हो, ठीक है, और फिर ऐसा भी हो सकता है कि इनके पास सिर्फ ट्रिवियल सॉल्यूशन हो, ठीक है। इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि इनके पास सिर्फ 2 रियल सॉल्यूशंस हो और इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो, ऐसा भी हो सकता है। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज को लेकर हम लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स देख लिए। तो अब हम अपने मेन टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे जो है इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। तो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा होगा कि हमें एक प्रॉब्लम दी रहेगी जो कि इनिशियल वैल्यू रहेगी। मतलब एक हमें ओडी दिया रहेगा, इस ओडी को हमें सॉल्व करना है, तो इसीलिए प्रॉब्लम। और इनिशियल वैल्यू इसलिए क्योंकि इसमें कुछ कंडीशंस गिवन रहेंगी जो कि इनिशियल कंडीशंस होंगी, इसीलिए इस तरह की प्रॉब्लम को हम लोग इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम कहते हैं। अब मान लीजिए कि आपको एक ओडीई गिवन है, ठीक है, एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। अब सॉल्व करने के लिए हमें कुछ कंडीशंस भी गिवन है, जैसे मान लीजिए ये कंडीशंस गिवन है, y(x0 = a0, ये सारी कंडीशंस। ये होती क्या है वो सारी बातें हम लोग अभी करेंगे। फिलहाल
हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन ये गिवन है और इसके साथ साथ हमें ये इसकी कुछ कंडीशंस गिवन है। अब हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो इसी तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन इस कंडीशन जो कि गिवन कंडीशन होती है, इसके साथ हम इसको बोलते हैं इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। अब देखो ये तो क्या है, ये एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है जिसे आपको सॉल्व करना है और इसके साथ साथ आपको कुछ कंडीशंस गिवन है ये। अब यहां पर ये जो A0 है, A1 है, A2 है, AN-1 ये सारी आपके आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स हैं। ठीक है, यहां पर ये आपके आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स हैं। इसके साथ साथ आपकी इनिशियल कंडीशन क्या होगी, मतलब आपको शुरुआत कहां से करनी है, शुरुआत करनी है यहां से x0, A0। ठीक है, y ऑफ x0 इज इक्वल टू A0 लिखा है ना, इसका मतलब होता है कि इस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का आप एक सॉल्यूशन निकालोगे और वो सॉल्यूशन आपका सेटिस्फाई कर जाए, किस पॉइंट को सेटिस्फाई कर जाए, इस पॉइंट को सेटिस्फाई कर जाए। कब, अगर इनिशियल कंडीशन ये है तो x0 की जगह कुछ और चेंज कर दो, यहां पे भी चेंज हो जाएगा, A0 की जगह कुछ और चेंज कर दो, यहां पे भी चेंज हो जाएगा। तो यही होती है इनिशियल कंडीशन। अब इनिशियल कंडीशन को और अच्छे से समझने के लिए हम लोग यहाँ पर कुछ चीजें देखेंगे। देखो, द गोल इज टू फाइंड अ फंक्शन दैट सेटिस्फाइज बोथ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एंड द इनिशियल कंडीशन। जब हम इस तरह के ओडी को सॉल्व करते हैं जो कि एक इनिशियल कंडीशन के साथ हमें गिवन होते हैं, तब हमारा गोल क्या होता है, हमारा गोल होता है सोल्यूशन निकालना, तो गोल है ही, लेकिन कैसा सोल्यूशन, एक ऐसा सोल्यूशन जो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या कर जाए, सेटिस्फाई कर जाए। जाहिर है जब हम लोगों ने सॉल्यूशंस पढ़ा था तो सॉल्यूशन किसे कहते थे, सॉल्यूशन वही ना जो डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाए। तो डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, इसके साथ साथ जो इनिशियल कंडीशंस हैं, ये जो इनिशियल कंडीशंस हमें गिवन है, ये सारी कंडीशंस को भी सेटिस्फाई करना चाहिए। तो यहां पर वही चीज लिखी हुई है कि हमारा गोल ये होगा कि जो हमें गिवन ओडीई होगा उसका हमें एक ऐसा सॉल्यूशन निकालना है, मतलब हमें एक ऐसा फंक्शन चाहिए जो इस ओडीई को सेटिस्फाई कर जाए। ठीक है, इसके अलावा साथ में अलोंग विथ, इसके साथ क्या करना चाहिए, इसके साथ जो इनिशियल कंडीशन हमें गिवन है उस इनिशियल कंडीशन को भी ये क्या करे, सेटिस्फाई करे। ठीक है, तो इस तरह का फंक्शन, इस तरह का जो फंक्शन जो ओडी को भी सेटिस्फाई करे और साथ में इनिशियल कंडीशन को भी सेटिस्फाई करे, इस तरह के फंक्शन को हम लोग ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन बोल देते हैं। और इस तरह की प्रॉब्लम को क्या बोलते हैं, इस तरह की प्रॉब्लम को हम लोग बोलते हैं इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। और इसके अलावा आपको जितनी भी इनिशियल कंडीशंस गिवन होंगी, जैसे कि आप लोग यहां देखो, यहां आपको जितनी भी इनिशियल कंडीशंस गिवन है, ये सारी इनिशियल कंडीशन x0 पर ही गिवन है, आपको सेम पॉइंट पर गिवन है। ये x0 पर, ये वाली कंडीशन भी x0 पर ही है, ये वाली भी x0 पर है, ये वाली भी x0 पर है, इसी तरह जितनी गिवन है सारी की सारी x0 पर गिवन है। तो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम की एक खासियत और है, वो ये एक ही पॉइंट पर अपने सारी कंडीशंस को देती है। ठीक है, मतलब जिस प्रॉब्लम में आपको एक ही पॉइंट पर सारी कंडीशन गिवन हो वो आपकी इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा यहां पर एक एग्जाम्पल है जिससे आपको काफी अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम में किस तरह से कैसी चीजें काम करती हैं। तो मान लो कि हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है। अब देखो यहाँ पर dy बाई डी एक्स है, तो जाहिर है ये इक्वेशन क्या है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, नो डाउट। यहाँ पर एफ एक्स कॉमा वाई है, मतलब ये एक फंक्शन है जहां पर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट दोनों ही वेरिएबल मौजूद हैं इन सम वे और द अदर। इसके अलावा हमें एक कंडीशन गिवन है, मतलब कि y ऑफ x0 जो है वो a0 दे देता है। ठीक है, इस कंडीशन को ही हम क्या बोलते हैं, इनिशियल कंडीशन बोलते हैं। ठीक है, इस कंडीशन को ही हम लोग इनिशियल कंडीशन बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है, अब जो ये यहां पर ये चीज लिखी हुई है ना पूरी, इस पूरी चीज का मतलब क्या हुआ वो देखते हैं। तो इस पूरी चीज का मतलब होता है कि
इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो भी सॉल्यूशन होगा, ठीक है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो भी सॉल्यूशन होगा वो सॉल्यूशन x नॉट कॉमा a नॉट को सेटिस्फाई करेगा, मतलब इसको सेटिस्फाई करेगा, ठीक है, x नॉट कॉमा a नॉट को सेटिस्फाई करेगा। तो आई होप कि इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम क्या होती है और कैसे हम क्वेश्चन को देखकर इसमें समझेंगे कि इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है कि नहीं है, वो सारी चीजें भी आपको यहाँ पर क्लियर हो गई होंगी। हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस भी करने वाले हैं, तो आपको आगे चीजें और भी ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पर एक चीज ध्यान देना कि जो आपको कंडीशन गिवन है, फिलहाल तो यहाँ पर एक कंडीशन गिवन है तो एक ही पॉइंट है, लेकिन अगर 2-3 कंडीशन और गिवन होती ना तो वो भी x नॉट पर ही गिवन होती, ठीक है, इस पॉइंट को हमें नहीं भूलना। अब हम कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं ताकि हम इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम को ज्यादा अच्छे से समझ सकें। आप लोगों ने अभी तक ये तो पढ़ा है कि डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में भी हम लोगों ने देखा और इसके टाइप्स के बारे में भी देखा, लेकिन इसको निकालते कैसे हैं, ठीक है, कोई भी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन हो उसका सॉल्यूशन निकालेंगे कैसे, वो सारी चीजें अभी हम लोगों ने नहीं पढ़ी हैं। तो फिलहाल इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम को समझने के लिए हम लोग यहाँ पर इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का डायरेक्ट सॉल्यूशन लिखेंगे। वो सॉल्यूशन होगा ये कुछ इस तरह से, हमारा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। अब ये सॉल्यूशन आया कैसे, वो सारी चीजें हम लोग तब देखेंगे जब हम लोग सॉल्यूशन निकालते कैसे हैं वो सीखेंगे। फिलहाल आप लोगों को बस ये देखना है कि इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम कैसे काम करती है, ठीक है। अब सबसे पहली बात तो हमें देखना है कि ये इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है कि नहीं है, तो है। देखो ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है क्योंकि यहाँ पर डेरिवेटिव मौजूद है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन तो है, ठीक है, तो मतलब ये एक प्रॉब्लम है जो कि कैसी प्रॉब्लम है, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है। क्यों इनिशियल वैल्यू, इसलिए क्योंकि यहाँ पर ये एक पॉइंट पर खाली डिफाइन हो रही है, इसकी जो इनिशियल कंडीशन गिवन है वो सिर्फ एक पॉइंट पर डिफाइन हो रही है। अब ये जो है ये हमारा सोल्यूशन है इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का। अब हम क्या करेंगे, जो हमें कंडीशन गिवन है, हमें ये कंडीशन गिवन है कि y ऑफ 0 रखने पर हमें 0 मिल जाएगा, मतलब y वाले फंक्शन में जहां जहां पर भी जैसे अगर y ऑफ x हमारा सोल्यूशन है तो x की जगह हम जब भी 0 रखेंगे पूरा टर्म 0 के बराबर हो जाएगा। तो यहां पर ये हमारा सोल्यूशन है, तो यहां पे हम रखते हैं इनिशियल कंडीशन जो हमें गिवन है उसको हम रखते हैं, तो यहां पर क्या हो जाएगा, y ऑफ x की जगह में क्या रखना है, 0 रखना है, तो हम y ऑफ 0 क्या रखेंगे, x की जगह 0 रखेंगे, तो ये आएगा 0/4 प्लस c स्क्वायर इक्वल टू y ऑफ 0 क्या है, 0, तो यहाँ पर y ऑफ 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब जब आप इसको पूरा का पूरा सॉल्व करोगे तो ये क्या आएगा, c स्क्वायर इक्वल टू 0। सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 का मतलब क्या हुआ, क्लियरली कि c भी 0 के बराबर होगा। किसी का स्क्वायर अगर 0 है तो वो पर्टिकुलर नंबर खुद भी तो 0 होगा ना, तो इसका मतलब c की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 0 मिल गई। अब यहां से c की वैल्यू को जब हम यहां रखेंगे तो इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सोल्यूशन होगा वो हमें क्या मिलेगा, ये मिलेगा, मतलब y ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाय 4 का होल स्क्वायर। हमने यहाँ पर जो c है उसकी वैल्यू 0 रख दी। इसको अगर हम ध्यान से देखें तो ये x की पावर 4 बाय 16 ही तो हो जाएगा ना। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ अगर आप इसका बनाओ तो कुछ ये इस तरह बनेगा, जहां पर ये 0,0 जाएगा। ये जो ग्राफ है आपका ये x की पावर 4 बाय 16 का ग्राफ है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर y की वैल्यू 0 रख दो तो 0,0 पे भी हमारा जो फंक्शन है वो 0,0 पर यहाँ पर 0,0 वैल्यू दे रहा है। जैसे ही आप y की वैल्यू 0 रखते हो, y इज इक्वल टू 0 रखते हो, तो dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स 0 आ जाएगा। ये क्या है, LHS है हमारी गिवन कंडीशन के हिसाब से। और इसके अलावा RHS में जब हम y की वैल्यू 0 रखेंगे तो वो भी क्या आएगा, 0 आ जाएगा। RHS क्या है, एक्स वाई की पावर 1/2
तो यहाँ जब y की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये भी 0 आ जाएगा, जो कि है हमारा RHS। तो LHS और RHS बराबर हो गए। इसका मतलब क्या हुआ कि y इज इक्वल टू 0 भी हमारा क्या है, सोल्यूशन है। इसका मतलब ये हुआ। तो y इज इक्वल टू 0 कौन सी लाइन होगी, ये लाइन होगी, ये वाली लाइन। तो इसका मतलब इस पूरी जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसके हमारे पास दो सॉल्यूशंस मिल गए। एक सॉल्यूशन हमारा ये वाली लाइन से शो हो रहा है और एक सॉल्यूशन हमारा इस ग्राफ से शो हो रहा है। तो यहां से हमें क्या पता चला, यहां से हमें ये पता चला कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन विथ दिस इनिशियल कंडीशन, इसके पास दो तरह के सॉल्यूशंस हैं। एक सॉल्यूशन तो ये वाली लाइन शो कर रही है और एक सॉल्यूशन ये वाला ग्राफ शो कर रहा है। तो यहां से हमें ये पता चला कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन के पास कितने सॉल्यूशंस हो गए, दो सॉल्यूशंस हो गए। ठीक है, तो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम किस तरह की होती है वो हमने यहां पर देख लिया। इसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम के पास दो सॉल्यूशन मौजूद हो सकते हैं। ठीक है, या यूं कहें कि एक से ज्यादा सॉल्यूशन मौजूद हो सकते हैं। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट एग्जांपल। अब इस एग्जांपल में भी हम डायरेक्ट सॉल्यूशन यहां पर देखेंगे। यहां पर जो सॉल्यूशन होगा वो होगा y इज इक्वल टू सी एक्स। ठीक है, अब y इज इक्वल टू सी एक्स इसका सॉल्यूशन है। कैसे आया कैसे नहीं आया ये सारी बातें हम अभी नहीं कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है क्योंकि यहां पर जीरो पर ही, सिर्फ एक पॉइंट जीरो पर ही हमारा जो इनिशियल कंडीशन है वो गिवन है, इसीलिए ये एक इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है। इसके साथ साथ अगर हम इसका ग्राफ बनाते हैं, अब y इज इक्वल्स टू सी एक्स इसका सोल्यूशन है। इसका मतलब क्या हुआ कि हर वो लाइन जो y इज इक्वल्स टू सी एक्स, मतलब c की वैल्यू आप चेंज करते जाओ, c की वैल्यू चेंज करते जाओ और सोल्यूशन बनता जाएगा। तो यहां से हमें क्या दिख रहा है कि इस पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन के पास तो बहुत ढेर सारे सॉल्यूशंस आ गए। हमें बस क्या करना है, c की वैल्यू को चेंज करना है और यहाँ पर हमारा जो ग्राफ है वो चेंज होता जाएगा। तो यहां पर हमें दिख रहा है क्या कि इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं। लेकिन ये डिफरेंशियल इक्वेशन अभी अकेली नहीं है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन इस इनिशियल कंडीशन के साथ मौजूद है। तो हमें अब जो भी काम करना है वो इस इनिशियल कंडीशन को साथ में लेके करना है। तो अब हम इसको सेटिस्फाई कराने की कोशिश करेंगे। ये क्या गिवन है, y ऑफ x इज इक्वल्स टू सी एक्स। तो हम क्या करेंगे, x की जगह 0 रखेंगे। आप x की जगह 0 रखेंगे, आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, y ऑफ 0 1 है, इसीलिए यहाँ पे 1। अब c डॉट 0 इज इक्वल्स टू 0 विच इज इक्वल टू 1। यहाँ पे कंट्रडिक्शन आ गया कि ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, 0 तो कभी 1 के बराबर हो ही नहीं सकता। इसका मतलब ये पर्टिकुलर सोल्यूशन इस डिफरेंशियल इक्वेशन विथ दिस कंडीशन है ही नहीं। मतलब इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये सोल्यूशन तो है, लेकिन जब हमने ये इनिशियल कंडीशन लगा दी तो अब ये सोल्यूशन इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन नहीं रह गया। ठीक है, तो हमारा जो फाइनल सोल्यूशन आया वो ये आया, y इज इक्वल टू सी एक्स। ये इसका सोल्यूशन तो है लेकिन इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसीलिए इस इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का, ये पूरी इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम कहलाएगी ना, ये सिर्फ तो ओडी कहलाएगा, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगा, ये पूरी मिलके इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम कहलाएगी। तो इसका मतलब कि y इज इक्वल्स टू सी एक्स इस इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, तो अभी यहां से हमने ये देखा कि इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम जो होती है, ऐसा हो सकता है कि उसके पास कोई सोल्यूशन ना हो, जैसा कि इस एग्जांपल में आपने देखा कि इस इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम के पास कोई भी सॉल्यूशन मौजूद नहीं है। तो इसी पर बेस्ड यहाँ पर कुछ की पॉइंट्स हैं जिसमें लिखा है कि जितने भी इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम की कंडीशंस हैं वो सारे सेम पॉइंट पर होती हैं। ठीक है, वो सारी चीजें हम लोगों ने देख ली हैं। हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि जितने भी इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम की कंडीशंस थी सारी एक्स नॉट पर थी, इनिशियल कंडीशंस। ठीक है, ये सारी एक्स नॉट मतलब सेम पॉइंट पर रहेंगी। इसके अलावा जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम के पास एक या एक से ज्यादा सोल्यूशन हो सकता है। तो आपने यहां देखा
इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम के पास 2 सॉल्यूशन था, मतलब एक से ज्यादा। तो ये बात भी आपने यहाँ पर देख ली है एग्जाम्पल के थ्रू। इसके अलावा इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम के पास कोई सोल्यूशन ना हो, ऐसा भी हो सकता है। जैसे कि इस वाले प्रॉब्लम में हम लोगों ने देखा कि इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम के पास कोई भी सोल्यूशन मौजूद नहीं था। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट भी आप लोगों ने एग्जाम्पल के थ्रू समझ लिया है। अब यहाँ पर कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए हैं। ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपके उन टॉपिक्स पर बेस्ड हैं जो प्रीवियस लेक्चर में कवर करे जा चुके हैं। तो अगर आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा तो आई बटन पर प्लेलिस्ट है, वहां से देख लो। इसके अलावा ये 2 क्वेश्चंस हैं, बहुत इजी हैं और प्रीवियस टॉपिक्स पर बेस्ड हैं, तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसको सॉल्व करने में। तो इसी के साथ अभी हम लोग ये वाला लेक्चर यहीं पर खत्म करते हैं और मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। ओडी को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।